ग्रे कलर का होता है, ठीक है। एंड this is called as a master gland. Pituitary gland is called as a master gland. Why it is called as a master gland? Because it is going to control the all other endocrine glands. ठीक है, आपको मेरी आवाज अच्छे से आ रही है ना बेटा? यस मैम। ओके, जस्ट अ सेकेंड, आई विल पुट कॉर्ड तो और अच्छे से आएगा। Are you all able to hear me beta now? यस। Okay. So I was telling about the pituitary gland. तो पिट्यूटरी ग्लैंड में मैंने क्या बताया आपको? इट इज अ स्मॉल पी शेप ग्लैंड, और इसको हम लोग मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। व्हाई मास्टर ग्लैंड? बिकॉज इट इज कंट्रोलिंग ऑल अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। ये हमारे हाइपोथैलेमस में नीचे प्रेजेंट है। इट कनेक्टेड है हाइपोथैलेमस से बाय अ स्टॉक व्हिच इज कॉल्ड एज अ इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम को हम हाइपोफिजियल स्टॉक भी बोलते हैं। तो ये सब चीजें याद रखो, विच कैन बी आस्क्ड फॉर अ 1 मार्क क्वेश्चन। हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एक बोनी डिप्रेशन में प्रेजेंट है जिसका नाम है सेला टर्सिका ऑफ द स्फेनॉइड बोन। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि इट इज बीन डिवाइडेड इनटू 2 लोब्स। ये जो आगे वाला है एंटीरियर लोब इज कॉल्ड एज एडिनो हाइपोफाइसिस, और जो पीछे वाला है पोस्टीरियर लोब इज कॉल्ड एज न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि ये जो एडिनो हाइपोफाइसिस है वो बनता कैसे है, मतलब एम्ब्रियोनिक कंडीशन में वो कैसे फॉर्म हुआ है। तो हमने पढ़ा कि एडिनो हाइपोफाइसिस इज नथिंग बट आउटग्रोथ, एक छोटा सा आउटग्रोथ है जो हमारे बकल कैविटी के रूफ से आया हुआ है। वो आउटग्रोथ को हमने नाम दिया है रैटकेज पाउच, ठीक है। ये तो हो गया एडिनो हाइपोफाइसिस के बारे में। जबकि न्यूरो हाइपोफाइसिस ऊपर से नीचे की तरफ आया है, मींस डाउनवर्ड एक्सटेंशन ऑफ हाइपोथैलेमस। और क्योंकि ये हाइपोथैलेमस का पार्ट है न्यूरो हाइपोफाइसिस, इसीलिए इसके अंदर हमें एक्सॉन्स नजर आते हैं। आप देख सकते हो डायग्राम में कि ये जो आपको एक्सॉन्स नजर आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ न्यूरो हाइपोफाइसिस में प्रेजेंट है, क्योंकि इट इज एक्सटेंशन ऑफ हाइपोथैलेमस, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा था? उसके 3 रीजन्स। फिर हमने फिर वी हैव लर्न अबाउट द हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। हमने क्या पढ़ा कि हाइपोथैलेमस के बीच में जो कनेक्शन है इट इज बिकॉज ऑफ दिस पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड देयरफॉर इट इज फॉर्मिंग द हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। और जब भी पोर्टल सिस्टम फॉर्म होता है वो वेन से फॉर्म होता है, एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज अ हाइपोफिजियल पोर्टल वेन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक विच वी हैव लर्न इज द पार्ट्स ऑफ द adenohypophysis. So adenohypophysis is been divided into 3 regions, ठीक है। कौन से 3 regions हैं? They are the pars, बताओ, pars distalis, pars intermediate and pars tubralis. ये tubralis ये ऊपर वाला हिस्सा है जो ट्यूब के जैसा है, डिस्टालिस ये पूरा हिस्सा है, और इंटरमीडिएट जो दोनों के बीच में प्रेजेंट है, ठीक है। इसके अंदर अलग अलग टाइप के सेल्स है, जैसे कि एसिडोफिल सेल्स, बेसोफिल सेल्स एंड क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट है। देन वी हैव लर्न अबाउट द न्यूरोहाइपोफाइसिस, भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। न्यूरोहाइपोफाइसिस का आई विल गो बैक टू द पीपीटी। In neurohypophysis, I've told you it is divided into 3 regions: median eminence, correct, और क्या था? Infundibulum and pars nervosa, correct. You can see in the very simple diagram it has been shown. So tubralis distalis intermediate part of adenohypophysis, and pars nervosa, this bulging part of neurohypophysis, is called as a pars nervosa. ये जो बीच का स्टॉक है इसको हम इन्फेंडिबुलम बोलते हैं, और इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? मीडियन एमिनेंस। तो आई कैन से दैट एडिनोहाइपोफाइसिस का पार्स डिस्टालिस इज वेरी इंपॉर्टेंट,
and neurohypophysis का pars nervosa is important. I am repeating it once again. क्या बताया मैंने? एडिनोहाइपोफाइसिस का पार्स डिस्टालिस इंपॉर्टेंट है और न्यूरोहाइपोफाइसिस का पार्स नर्वोसा इंपॉर्टेंट है. मैं ऐसा, the reason is the pars distalis region, as you can see, it has many secretory cells present in it. बहुत सारे secretory cells है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, एसिडोफिल, बेसोफिल्स वगैरह. तो ये जो secretory cells होते हैं वो पार्स डिस्टालिस वाले रीजन में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, इसके लिए एडिनोहाइपोफाइसिस का पार्स डिस्टालिस जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है. Now let us learn कि which are the hormones secreted by it. So now you can either take a screenshot or you can just copy from the screen. You can open your textbook also, page number 210. Page number 210, or else I can also show you the textbook. Just let me complete this part and then I will show you the textbook. ठीक है, तो हम क्या भी पढ़ रहे हैं? एडिनोहाइपोफाइसिस का पास डिस्टालिस रीजन. एडिनोहाइपोफाइसिस का पास डिस्टालिस रीजन. ठीक है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया था कि वो एक्चुअली 5 हार्मोन सिक्रीट करता है, मेन हार्मोन्स, पर उसके अंदर भी और 2 रहते हैं, 3 रहते हैं. करेक्ट. तो वैसे अगर हम देखने जाएंगे तो 8 हार्मोन्स है. ठीक है, पर मेन वाले हार्मोन्स अभी हम देख रहे हैं. तो सबसे पहले हार्मोन का नाम है सोमैटोट्रोफिन हार्मोन. सोमा का मतलब होता है बॉडी. सो सोमैटोट्रोफिन हार्मोन विच कैन आल्सो बी कॉल्ड एज अ ग्रोथ हार्मोन. This somatotropin can also be called as somatotropic hormone. Somatotropic hormone. And it is abbreviated as GH. Correct? नेक्स्ट हार्मोन का नाम, लेट अस गो विद द टेक्स्टबुक वाइज. नेक्स्ट हार्मोन का नाम है थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, TSH, which can also be called as thyrotropin. Thyrotropin. Next one is एड्रीनो. नाम से ही पता चल रहा है एड्रीनो. एड्रीनो किधर होता है? एड्रिनल ग्लैंड जो हमारे किडनी के ऊपर है. एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन. यस, या फिर इसको एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन भी बोलते हैं. पिन. हाँ, ACTH is abbreviation of the same. Next is the prolactin hormone, PRL, which can also be called as a mammotropin hormone. Because prolactin, lactin का मतलब क्या होता है बेटा? दूध, है ना, milk. तो prolactin means which is going to which will act as a proenzyme for the formation of milk, so called as a prolactin. And you all know that we are mammals. In case of mammals, the females are having mammary gland to feed the young ones. Okay, so prolactin hormones can also be called as a mammotropin hormone because mammary gland is involved over here, so called as a mammotropin hormone. या फिर it can also be called as luteotropin hormone. Okay, I will tell you the reason that also कि why it is called as a luteotropin hormone. ठीक है, correct. Next one is the gonadotropin hormone. gonadotropin hormone. gonadotropin hormone के अंदर आते हैं ये 2 हार्मोन्स. ये नीचे के 2 हार्मोन्स जो है, सॉरी, ये गोनाडोट्रोपिन हार्मोन के अंदर आते हैं. तो उसके अंदर सबसे पहला जो आप पढ़ रहे हो वो है LH. LH का फुल फॉर्म क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. और यही हार्मोन जब मेल में काम करता है, दिस हार्मोन इज पर्टिकुलरली फॉर द फीमेल्स, बट दिस पर्टिकुलर हार्मोन्स व्हेन इट वर्क्स इन मेल, ठीक है, it has a same chemical structure, but when it works in male, that particular hormone is named as interstitial cell stimulating hormone. समझा मैंने क्या बोला? This LH hormone, in case of male, it has been termed as interstitial cell stimulating hormone, ICSH.
Then follicle stimulating hormone is same both in case of male as well as the female. ठीक है, and follicle stimulating hormone is been abbreviated as FSH. अभी आपको क्या करना है, ये इसमें ये जितने भी हॉर्मोन्स आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, आपको पहले समझना है कि हार्मोन कहाँ पे काम करता है, किस ऑर्गन पे काम करता है या किस सेल या टिश्यू पे काम करता है. एंड देन उसके बाद आपको क्या पढ़ना है कि अगर ये हार्मोन ज्यादा सिक्रीट हुआ, मतलब हाइपर सिक्रीशन हुआ, तो कौन सी बीमारी होती है, और यही हार्मोन अगर कम सिक्रीट हुआ तो कौन सी बीमारी होती है, दैट इज हाइपोसिक्रीशन. Okay, so let us learn the first one, that is a somatotrophin hormone or the growth hormone. As you can see on the screen, it's very clear. Growth hormone का काम क्या होगा? सबसे पहला, the growth is for body growth, correct? It stimulates the growth and development of all tissues, है ना? ग्रोथ हार्मोन से नाम से ही पता चल रहा है कि इट इज गोइंग टू स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल आवर बॉडी टिश्यू. अच्छा, अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे होगा? वी नो दैट ग्रोथ कैसे होता है, बिकॉज ऑफ सेल डिविजन. और अगेन अपने सेल डिवीजन पढ़ा है 11th स्टैंडर्ड में कि सेल डिवीजन होने में सारे एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है. एंड यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट कि एंजाइम्स आर नथिंग बट प्रोटीन, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस भी होना चाहिए, करेक्ट है? मतलब किसी को बड़ा होने के लिए, बड़ा इन द सेंस लंबा होने के लिए, और डेवलपमेंट होने के लिए डेवलपमेंट भी होना चाहिए ना. यस, ओवरऑल डेवलपमेंट भी होना. विजन के लिए एंजाइम्स चाहिए, एंजाइम्स के लिए प्रोटीन सिंथेसिस चाहिए. सो यू कैन सी दैट ऑल आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर. ठीक है, सो इट हेल्प्स, इट विल स्टिमुलेट्स द बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ठीक है, ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन विल कॉल द जाइजेंटिज्म. यू कैन सी द स्क्रीन, ये देख सकते हो आप कितना लंबा है, ये इतना लंबा इज द एबनॉर्मल ग्रोथ. इतना लंबा भी अच्छा नहीं होता. एंड अगेन हाइपो सिक्रीशन हो गया, लेस सिक्रीशन हो गया, तो आप उसके बाजू में देख सकते हो एक छोटा सा ड्रॉप आदमी खड़ा है, तो ड्रॉफिज्म, दैट इज स्टूडेंट ग्रोथ, करेक्ट ऑल ऑफ यू. तो ओवर सिक्रीशन से एकदम लंबा और कम सिक्रीशन से एकदम ही छोटा. ठीक है, उसका उम्र बढ़ेगा पर हाइट नहीं बढ़ेगा, करेक्ट? सो एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ जीएच इन अडल्ट, ये तो हो गया बचपन की बात कि ओवर सिक्रीशन बचपन में हो तो जाइजेंट बन जाएगा, हाइपो सिक्रीशन इन बचपन में हो तो ड्रॉफ हो जाएगा. बट कभी कभी ऐसा होता है कि हाइट वेट तो नॉर्मल है, मींस बचपन से सब नॉर्मल हार्मोन सिक्रीट हो रहे थे, पर ऑल ऑफ सडन अडल्ट में आते ये ग्रोथ हार्मोन अपने आप ही ज्यादा सिक्रीट होने लगता है. अगेन अपने आप कोई भी चीज नहीं होती है. आई ऑलवेज से दैट जो भी चीज आपको बाय बर्थ नहीं है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ योर एबनॉर्मल बर्थ डिफेक्ट्स को छोड़ के, बैक्टीरियल वायरस इन्फेक्शन को छोड़ के, ये बाकी के जितने भी प्रॉब्लम्स है ना, जो बाद में होते हैं इन योर लेटर स्टेज ऑफ योर लाइफ, इज ऑल बिकॉज ऑफ व्हाट यू गिव टू योर बॉडी, व्हाट यू ईट एंड व्हाट यू ड्रिंक. ठीक है, so again I will say that this over secretion in adult condition, obviously in adult condition it is because of the uh, abnormal metabolism of our body. और abnormal metabolism क्यों होता है? when you are not giving proper thing to your body. Okay, now excessive secretion of this hormone in adult, mainly in the middle age, will cause acromegaly. So underline in your textbook also, acromegaly. You can see acromegaly one. We can see a severe disfigurement, especially of face. You can see that the lower jaw has been protruding, and it leads to serious complications and premature death. The disease is hard to diagnose in the early stages and may be undetected for many years. You must have seen the khali also. Khali is also having somewhat like this look. So that is also acromegaly. Got it, all of you?
यस यस मैम। यस मैम। मैम इससे डेथ कैसे होगी? ज्यादा हॉर्मोन, सी बेटा, एनीथिंग इज एक्सेस इज ऑलवेज हार्मफुल। डेथ कैसे होगी? बिकॉज आपका सेल्स जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, मेटाबॉलिज्म बराबर नहीं हो रहा है ना, सेल मेटाबॉलिज्म। एंड जब भी कोई बॉडी में एक्सेस ऑफ हॉर्मोन्स होता है तो प्रेशर इंक्रीजेस, ठीक है। ऑलरेडी आपके बॉडी में हॉर्मोन्स है, प्लस उसमें एक एडिशन हार्मोन और हो रहा है, तो इट विल डिस्टर्ब द ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ द ब्लड। एंड अगेन, एक दिन में एकदम अचानक से डेथ नहीं होगा, नो डाउट, बट बिकॉज ऑफ इम्बैलेंस इन द ऑस्मोटिक लेवल ऑफ द ब्लड, इट मे लीड टू मेनी अदर सीरियस प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द हार्ट और किडनी, ठीक है। यस मैम। Now the next hormone which I will talk about is the, चलो अभी प्रोलैक्ट, ये देखो आप देख सकते हो, prolactin hormone which is regulating the mammary gland for the formation of milk. This is the thyroid gland. This diagram you have to learn, ठीक है। The thyroid gland which is present in the neck region, which will help in the secretion of thyroid hormones from the thyroid gland. And this is what is the adrenal gland. अब एड्रिनल ग्लैंड को अगर आप कट करोगे तो इसमें भी दो रीजन्स हमें नजर आएंगे। ऊपर वाला हिस्सा को हम बोलेंगे एड्रिनल कॉर्टेक्स और अंदर वाले हिस्से को हम बोलेंगे एड्रिनल मेड्यूला, ठीक है। सो द ACTH हार्मोन, इट विल स्टिमुलेट the synthesis and secretion of steroid hormones. Please underline this part, steroid hormones, जैसे कि glucocorticoids from the adrenal cortex region. हमेशा याद रखो, एड्रीनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स रीजन अलग हार्मोन सिक्रीट करता है और मेड्यूला वाला रीजन अलग हार्मोन सिक्रीट करता है, ठीक है। वापस मैं रिपीट कर रही हूँ, एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है वो अलग हार्मोन रिलीज करता है और मेड्यूला जो है वो अलग हार्मोन रिलीज करता है। हाँ, मेड्यूला के लिए अभी आपने ऑलरेडी पढ़ा है पीछे, इसमें ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में आपने एपिनेफ्रिन हार्मोन पढ़ा है ना, करेक्ट है। एपिनेफ्रिन हार्मोन इज बीन रिलीज्ड बाय दिस एड्रिनल मेड्यूला, गॉट इट ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट इज अबाउट दी okay, sorry, I will go back to the prolactin only. ओके, थायराइड, और ये आपको वापस और आगे डिटेल में समझना है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, थायराइड एंड ACTH अगेन वी विल बी लर्निंग इन मोर डिटेल आफ्टरवर्ड्स, पर प्रोलैक्टिन अभी हम समझ के लेते हैं। प्रोलैक्टिन इज अ यूनिक हार्मोन, ठीक है, विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। प्रोलैक्टिन क्या क्या करता है? ओके, सो सबसे पहला प्रोलैक्टिन का काम है, इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एंड प्रोलैक्टिन में अलग अलग 3 टाइप के हॉर्मोन्स होते हैं। बेसिकली प्रोलैक्टिन हैज 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन, बट आपके टेक्स्ट बुक में सिर्फ 2 ही हॉर्मोन्स के बारे में दिया है, पर प्रोलैक्टिन में 3 हॉर्मोन्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहला हार्मोन प्रोलैक्टिन का जो टाइप है दैट इज मैमोट्रोपिन। इट विल एक्टिवेट हाँ, इसके अंदर का ही प्रोलैक्टिन का ही जो लैक्टोजेनिक हार्मोन होता है, दूसरा वाला नाम बता रही हूँ, लैक्टोजेनिक हार्मोन। लैक्टोजेनिक हार्मोन विल हेल्प इन सिक्रीशन ऑफ मिल्क आफ्टर द चाइल्ड बर्थ। एंड जो लियोटियोट्रोफिन हार्मोन है ना, यस, जो तीसरा हार्मोन है जिसके बारे में आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है पर उसका नामकरण दिया है ऊपर, ठीक है। तो ये जो लियोटियोट्रोफिन हार्मोन है, इट विल टेक केयर कि द वुमन शुड नॉट बिकम प्रेग्नेंट व्हेन शी इज फीडिंग द यंग वन, ठीक है। तो जब भी प्रोलैक्टिन हार्मोन का लियोटियोट्रोपिन हार्मोन एक्टिवेट रहता है बॉडी में, उस वक्त, ठीक है, टिल द मदर इज डूइंग ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है, जब तक वो ब्रेस्ट फीडिंग करती रहती है तब तक प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, मतलब फर्टिलाइजेशन जल्दी नहीं हो पाता। गॉट इट ऑल ऑफ यू। सो मैंने आपको प्रोलैक्टिन के 3 हॉर्मोन्स बताए,
कौन कौन से बताए? मैमोट्रोपिन जो डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट कराएगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, फिर मैंने आपको लैक्टोजेनिक हार्मोन बताया जो मिल्क सिक्रीशन कराएगा आफ्टर द चाइल्ड बर्थ, और दूसरा मैंने लियोटियोट्रोपिन बताया विच विल टेक केयर दैट द when the mother is breastfeeding she should not become pregnant. Got it all of you? Yes, ma'am. Okay. Now next is the ये दोनों भी hormones कौन सी कैटेगरी में आते हैं? ये दोनों भी hormones are under the heading gonadotropin hormone. ये दोनों भी हार्मोन है, वापस रिपीट कर रही हूँ, they are under the heading gonadotropin hormone. तो गोनाडोट्रोपिन का मतलब क्या है? जो गोनाड्स के ऊपर काम करने वाले हैं. हाँ, विच आर द गोनाड्स? इन फीमेल इट इज ओवरी, इन मेल इट इज टेस्टिस. तो जो गोनाड्स के ऊपर काम करने वाले हॉर्मोन्स है दे आर बीन टर्म्ड एज गोनाडोट्रोपिन हार्मोन. उसमें अब दो हॉर्मोन्स है. यस, दो हॉर्मोन्स है. आई विल फर्स्ट स्टार्ट विद द फॉलिकल एंड देन आई विल गो टू द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. तो मैं पहले आपको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में बता रही हूँ. सी, मैंने आपको ऑलरेडी रिप्रोडक्शन लेसन पढ़ाया, ठीक है. इन दैट यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट कि जो जर्माइनल एपिथेलियम है बोथ इन केस ऑफ टेस्टिस एज वेल एज द ओवरी, ये जर्माइनल एपिथेलियम से ही क्या बनता है? स्पर्म या फिर एग बनता है. पर ये अपने आप बनता है क्या? नहीं. इसको ऑर्डर कौन देता है? पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर कौन देता है? हाइपोथैलेमस. गॉट इट ऑल ऑफ यू? तो जब भी हाँ हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करेगा, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करेगा ब्लड में, ये जब रिलीजिंग हार्मोन हमारे ब्लड में जाएगा तो हमारा पिट्यूटरी स्टिमुलेट हो जाएगा, और पिट्यूटरी स्टिमुलेट होते ही पिट्यूटरी फटाफट एफएसएच हार्मोन रिलीज करने लगेगा. अब ये जो रिलीज्ड एफएसएच हार्मोन है ये वापस हमारे ब्लड में घूमेगा, ठीक है. अब ये ब्लड में घूमते घूमते सब जगह जा रहा है, हमारे हार्ट में जा रहा है, किडनी में जा रहा है, लिवर में जा रहा है, एवरीवेयर इट इज गोइंग. बट इसका टारगेट ऑर्गन कौन है? गोनाड्स है. तो जैसे ये गोनाड्स में पहुंचेगा, जैसे ही ओवरी में पहुंचेगा, इट विल नाउ स्टिम्युलेट द जर्माइनल एपिथेलियम ऑफ द गोनाड्स. और जर्माइनल एपिथेलियम स्टिम्युलेट होते ही इट विल स्टार्ट डूइंग द प्रोडक्शन ऑफ द गैमेट्स. इज दैट वेरी क्लियर? सो फॉलिकल को स्टिम्युलेट करने वाले हॉर्मोन्स, ठीक है. जस्ट अ सेकेंड बेटा, आई विल कम, जस्ट अ सेकेंड. Okay, so what I was talking about the follicle stimulating hormone, I hope you all have understood this much. ठीक है. क्या बता रही थी मैं कि hypothalamus will activate the pituitary gland. Pituitary gland will release the follicle stimulating hormone, which will be circulated in our blood. From our blood, it will go and hit the target organ, and the target organs are the gonads. Correct? So follicle का basically मतलब क्या है? Which is going to stimulate the follicles for the formation of egg. In case of male,
Yes, it is going to regulate the spermatogenesis. Spermatogenesis का मतलब क्या होता है बेटा? Formation of sperm. Similarly, in case of female, it is going to stimulate the ovarian follicles. That means it will stimulate for the oogenesis. Correct. Now, the next part which we are going to learn is the luteinizing hormone, which is abbreviated as LH. Now, this particular hormone is again going to activate our gonads, but in a different manner. अभी देखो यहाँ पे ये लोग स्पर्मेटो FSH की वजह से स्पर्म बना, एग बना, ओवेरियन फॉलिकल मतलब कि एग बना, जबकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से क्या होता है? हॉर्मोन्स का सिक्रीशन होता है. ठीक है, सो प्लीज अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन टू. सो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, व्हेन वी टॉक अबाउट द फीमेल, ठीक है, मैं यहाँ पे बता रही हूँ, व्हेन आई टॉक अबाउट द फीमेल, इट इंड्यूसेस द ओव्यूलेशन. Ovulation, you have learned that in female in the menstrual cycle on the 14th day. ठीक है, LH हार्मोन जब रिलीज होगा पिट्यूटरी ग्लैंड से तभी ओव्यूलेशन हो पाएगा. ठीक है, सिर्फ एग बनने से मतलब नहीं होता, सिर्फ फॉलिकल से मतलब नहीं होता है. मतलब पिट्यूटरी को कितना ध्यान देना पड़ता है कि फॉलिकल तो बनाया ही, पर 14th डे पे विदाउट एनी फेल इट हैज टू रिलीज LH हार्मोन. इफ जिसका भी नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, exactly on 14th day the LH hormone has been released. So you can just imagine ki how perfect the glands are, how periodically they follow the time. ठीक है, so on the 14th day ovulation take place because of the LH hormone. ठीक है, अच्छा, अभी ओव्यूलेशन हो गया, वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट कि अगर ओव्यूलेशन हो गया, ग्रेफाइन फॉलिकल बर्स्ट हो गया. अब ये जो एम्प्टी ग्रेफाइन फॉलिकल है, इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू द कॉर्पस ल्यूटियम. ठीक है, नाउ दिस कॉर्पस ल्यूटियम हेल्प्स इन द सिक्रीशन ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन. ठीक है, विच विल मेंटेन द प्रेगनेंसी. गॉट इट ऑल ऑफ यू? यस, तो ये वहां का पार्ट है. तो ये फीमेल में इसका ये काम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का. यही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मेल में उसका नाम अलग बोला जाता है. इन मेल इट हैज बीन कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल सेल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन. इंटरस्टिशियल सेल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन. अब ये हार्मोन क्या करने वाला है? मेल के टेस्टिस को स्टिम्युलेट करेगा टू प्रोड्यूस द एंड्रोजन. एंड्रोजन कौन सा है बेटा? एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को हम एंड्रोजन बोलते हैं. और ये जो टेस्टोस्टेरोन है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन द मेल. गॉट इट ऑल ऑफ यू? यस, सो LH हार्मोन, Yes. same hormone in female it has been said as LH, and the same hormone in case of male is called as ICSH, interstitial cell को stimulate करने वाला. If you remember in TS of testes, I have labeled you the Leydig cell. Leydig cells are either called as interstitial cell. ठीक है, तो यू नो दैट कि अगर इसका एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो गया या नहीं प्रोडक्शन हुआ, तो यू नो व्हाट आर द इल इफेक्ट्स ऑफ द सेम, है ना? अगर ये हार्मोन नहीं सिक्रीट होगा तो ऑब्वियसली इट विल लीड टू इनफर्टिलिटी इन केस ऑफ द ह्यूमन बीइंग. अच्छा, लेट अस टॉक अबाउट द पास इंटरमीडिया. मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया था कि ये पास इंटरमीडिया जो है ये पुअरली डेवलप्ड है, पुअरली डेवलप्ड इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग. ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे, इट सिक्रीट्स द हार्मोन मेलानोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन MSH. But these hormones are this hormone act on the melanocyte. melanocyte का मतलब क्या होता है बेटा? मेलानिन प्रोड्यूस करने वाला सेल. साइट मतलब सेल. सो मेलानिन प्रोड्यूस करने वाला सेल कहाँ पर होता है? ऑब्वियसली स्किन में होता है, to regulate the pigmentation of skin. Okay, so it is seen in lower vertebrates. You can I can give you the example of chameleons. जो गिरगिट होता है वो अपना रंग फटाफट बदल सकता है. It is all because of this pars intermedia. ठीक है, got it all of you?
हमारे केस में ये पुअरली डेवलप्ड है। चलो अब हम पार्स नर्वोजा की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट दैट इज द न्यूरोहाइपोफाइसिस का मैंने आपको बताया था पार्स नर्वोजा। पार्स नर्वोजा जो है वो इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इट एक्ट एज अ स्टोरेज एरिया। ठीक है, इट स्टोर्स एंड रिलीज द ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। मैंने आपको बताया ये दो हार्मोन बनाता है, या बनाता नहीं, सॉरी, रिलीज करता है। प्लीज नोट डाउन, इट इज नॉट सिक्रीटिंग, इट इज स्टोरिंग एंड रिलीजिंग। ठीक है, ये स्टोर करके रिलीज करता है, इट इज नॉट सिक्रीटिंग। सिक्रीटिंग सिर्फ एडिनोहाइपोफाइसिस करता है क्योंकि उसके पास सिक्रीटरी सेल्स है। पार्स नर्वोजा में ऐसे कोई भी सिक्रीटरी सेल्स नहीं है। ठीक है, so again I will repeat, pars nervosa will act as a storage area for the secretion of hypothalamus. It stores and release oxytocin and the vasopressin hormone, दो hormones. ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑक्सीटोसिन के बारे में समझते हैं। तो ऑक्सीटोसिन क्या करता है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज hormone. Please note down, oxytocin is also called as the birth hormone, या फिर it is also called as the milk ejecting hormone, क्योंकि डिलीवरी के बाद ही मिल्क इजेक्शन होता है। ठीक है, तो दिस ऑक्सीटोसिन इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रैक्शन एंड द रिलैक्सेशन ऑफ द यूट्रस। साथ में इट ऑल्सो हेल्प्स, इट विल स्टिमुलेट द मेमोरी ग्लैंड फॉर द इजेक्शन ऑफ मिल्क ऑल्सो। ठीक है, सो ऑक्सीटोसिन क्या करता है? इट स्टिमुलेट्स द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द यूट्रस एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करवाएगा, पर स्पीड अप कौन कराएगा? याद है आपको, मैंने बताया था, भूल गए? याद है क्या किसी को? नहीं याद है? वेरी गुड बेटा, आप लोग थोड़ा भी पढ़ाई नहीं कर रहे हो। चलो ठीक है, ओके, यू कैन सी ए इंजेक्शन अबव गिवन। क्या बोला? मैंने बोला कि ऑक्सीटोसिन जो है वो कॉन्ट्रैक्शन करवाता है यूट्रस का, बट स्पीड अप कौन कराता है? कौन सा हार्मोन स्पीड अप कराता है? नहीं याद है? रिप्रोडक्शन लेसन उठा के पढ़ो थोड़ा सा, ऐसे पढ़ी ये करके नहीं फायदा है बेटा। और ये लेसन को, अच्छा, डू यू नो द वेटेज ऑफ लेसन? यस मैम। सब लेसन का वेटेज पता है ना आपको? नहीं मैम। नहीं मालूम है वेटेज? ओके, आई विल गिव यू टुडे देन। आप लोग लिखते जाना बिकॉज आई डोंट हैव द पीपीटी फॉर द सेम। अच्छा ठीक है, सो गो बैक टू ओवर हियर, यू कैन सी ए इंजेक्शन कॉल्ड एज ए पिटोसिन, जो फीमेल को लेबर पेन इंड्यूस करना रहता है। आई एम टेलिंग इंड्यूसिंग द लेबर पेन। ठीक है, सो इंड्यूसिंग द लेबर पेन इज बीन डन विद दिस पर्टिकुलर इंजेक्शन कॉल्ड एज ए पिटोसिन, which is nothing but a ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन, जिससे लेबर पेन इंड्यूस किया जा सकता है। नेक्स्ट हार्मोन इज द एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये भी आपको पता है अच्छी तरह से, अगेन जस्ट अ रिविजन इन 12th स्टैंडर्ड। एंटी-डायूरेटिक हार्मोन कैन आल्सो बी कॉल्ड एज अ वैसोकाप्रेसिन हार्मोन। वैसोप्रेसिन का मतलब क्या होता है बेटा? ब्लड वेसल्स को प्रेस करने वाला हार्मोन, सो वैसोप्रेसिन। एंटी-डायूरेटिक हार्मोन विल हेल्प द reabsorption of water from the DCT of the kidney as well as ducting duct of the kidney, and thereby reduces the diuresis, means loss of water through the urine। करेक्ट है? अगर एडीएच का डेफिशिएंसी हो गया तो उसको कौन सा बीमारी होता है? डायबिटीज इंसिपिडस।
ठीक है। डायबिटीज इंसिपिडस के पेशेंट में कौन से दो सिम्टम्स हमें नजर आते हैं? पॉलीयूरिया एंड पॉलीडिप्सिया। सॉरी, पॉलीयूरिया एंड पॉलीडिप्सिया। पॉलीयूरिया का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। और पॉलीडिप्सिया का मतलब क्या होता है? एक्सेसिव थर्स्ट। ठीक है। तो अगर एडीएच हार्मोन नहीं सिक्रीट होगा तो पानी एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा हमारे डीसीटी से, और अगर पानी एब्जॉर्ब नहीं होगा डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट से, तो मोर एंड मोर ऑफ वाटर विल बी सीन इन द यूरिन। ठीक है। तो बार बार यूरिनेशन होगा, और बार बार यूरिनेशन की वजह से बार बार थर्स्ट फील होगा। सो दैट इज अ सिम्टम ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है। एक्सेसिव थर्स्ट कॉल्ड एज अ पॉलीडिप्सिया एंड frequent urination called as a polyuria. ठीक है। In fact, I've told you that the ADH is also triggered by means of this coffee, coffee and alcohol. अगर आप खुद भी नोटिस करो, कभी अगर आपको ज्यादा चाय पीने की आदत नहीं है, और अगर आप एक दिन कभी आप खुद भी प्रैक्टिस करके देख सकते हो कि घर में आप 2-3 बार चाय पियो या 2-3 बार आप कॉफी पियो, जो आपका यूरिनेशन का पैटर्न है वो थोड़ा सा बदल जाएगा। यू विल गो मोर फ्रीक्वेंटली फॉर यूरिनेशन व्हेन यू ड्रिंक मोर ऑफ टी और मोर ऑफ कॉफी। अभी अल्कोहल तो नहीं पी सकते ना, तो ये दोनों आप ट्राई करके देख सकते हो घर पे, कि अगर आप जब ज्यादा टी कॉफी पियोगे तो आपका एडीएच जो है वो होता है कम सिक्रीट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, और वो कम सिक्रीट होने की वजह से फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है। ठीक है। इसलिए मोर ऑफ टी एंड कॉफी इज नॉट गुड फॉर द बॉडी। गॉट इट ऑल ऑफ यू? अच्छा, नाउ ओके, pineal gland. Now pineal gland is, we know that it is present on the roof of the diencephalon. ठीक है। It is present between the two cerebral hemisphere. This pineal gland is sensitive to the signals of light. ये याद रखो हाँ। It is stimulated with light and it releases a hormone called as a melatonin. ये जो मेलाटोनिन हार्मोन है, इट इज रेगुलेट्स द डायरनल पैटर्न। हमारा जो डायरनल पैटर्न है, मतलब जो 24 आवर्स का जो हमारा बॉडी का रिदम है, मींस मेंटेनेंस ऑफ स्लीप वेक साइकिल, बॉडी टेम्परेचर, मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऑफेंस एंड आवर डिफेंस कैपेबिलिटीज, ये सब का सब हमारा पीनियल ग्लैंड रेगुलेट करता है। इसीलिए यू नो दैट कि जैसे जैसे सनसेट होता है, हाँ, एज द सनसेट होता है, ये पीनियल ग्लैंड का जो मेलाटोनिन हार्मोन है ना, वो धीरे धीरे होते जाता है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? वी शुड ऑलवेज वेक अप विद सन एंड वी शुड ऑलवेज स्लीप एट द सनसेट। मीन्स स्लीपिंग टाइम शुड बी मैक्स टू मैक्स 10 to 11 एंड सुबह उठने का टाइम शुड बी 4:30 to 5। 5 बजे तो मैक्स टू मैक्स उठ ही जाना चाहिए। ठीक है। बिकॉज अगर हम ऐसा ये पैटर्न नहीं रेगुलेट करते तो हमारा मेलाटोनिन जो है ना वो डिस्टर्ब होता है। बिकॉज एज आई टोल्ड यू जस्ट नाउ कि इट इज सेंसिटिव टू द सिग्नल्स ऑफ लाइट। तो जैसे जैसे सी अपने बॉडी को नहीं मालूम है कि मोबाइल आ गया है, टीवी आ गया है, सो लेट नाइट तक टीवी देखने से क्या होता है, ये मेलाटोनिन डिस्टर्ब होता है। ठीक है। बिकॉज यू आर इंड्यूसिंग आर्टिफिशियल लाइट टू योर बॉडी, करेक्ट। सो मेलाटोनिन जो है, इवन मोबाइल्स भी देखना रात को, इट इज नॉट एडवाइजेबल बिकॉज इट विल अगेन डिस्टर्ब योर मेलाटोनिन। ठीक है। तो यू शुड ऑलवेज, वो जो आपका बचपन का जो राइम है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस पीनियल ग्लैंड। ठीक है। चलो ठीक है। आई विल, अभी थायराइड ग्लैंड तो हम नहीं पढ़ पाएंगे आज बिकॉज टाइम इज गोइंग।
So I will na just tell you this thing. आप लिख लो कहीं तो मार्क्स वेटेज लिख लो बेटा. Have you all open your textbook? Take out the index page. Just a second. Index page निकालो बेटा. So the very first lesson, reproduction in lower and higher plants. Reproduction in lower and higher plants. Are you all writing ना? ले लिया ना पेन वगैरह? Shall I wait or shall I dictate? बोलिए मैम. Reproduction in lower and higher plants. आप पहले दो कॉलम वहां पे साइड में बना लो, मार्क्स विदाउट ऑप्शन एंड मार्क्स विद ऑप्शन. आप लेसन के यहाँ पे ऐसे दो कॉलम्स बना लो, मार्क्स विदाउट ऑप्शन एंड मार्क्स विद ऑप्शन. सो आई विल डिक्टेट बोथ द थिंग्स. सो रिप्रोडक्शन लोअर एंड हायर प्लांट्स. प्लांट्स में मार्क्स विदाउट ऑप्शन इज 6 मार्क, 6 मार्क, एंड विद ऑप्शन इज 8 मार्क. Similarly, the next one जो पिंक में दिया है, again reproduction in lower and higher animals. Again, marks without option is 6 and with option is 8. ये दोनों भी जो पिंक कलर में आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, that is called as a unit 1. इसको यूनिट वाइज भी दिया गया है बेटा. यूनिट 1 जो पिंक कलर में दोनों लेसन है ना, फर्स्ट 2 चैप्टर्स आर बीन कंसिडर्ड एज यूनिट 1. फिर आप देखोगे 3, 4 एंड 5 को ब्लू कलर से किया है, तो 3 and 4 and 5 इज सेट टू बी द यूनिट 2. ठीक है. अब यूनिट 2 का जो फर्स्ट लेसन है, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मार्क्स विदाउट ऑप्शन इज 4 मार्क्स, विदाउट ऑप्शन 4, विथ ऑप्शन 6 मार्क. इनहेरिटेंस को विदाउट ऑप्शन 4 and with option 6 mark. लिखा? Is लिखा all of you? Yes. हाँ मैम. Next, molecular basis of inheritance. Again, marks without option 4 marks and with option 6 mark. Same है. 4 and 6. Similarly, for origin and evolution of life also it is same, 4 and 6. Without option 4 and with option 6. मतलब यूनिट 2 जो है, यूनिट 2 के अंदर 3, 4 and 5 लेसन आते हैं. विदाउट ऑप्शन इट इज ऑफ 4 मार्क एंड विथ ऑप्शन इट इज ऑफ 6 मार्क. यूनिट 2 का समझ में आ गया सबको? चलो अब यूनिट 3. यूनिट 3 में कितने आते हैं? जो लाइट येलो कलर का दिया है आपको, 6, 7, 8 and 9. तो ये जो 4 लेसन है वो यूनिट 3 में आएंगे. यूनिट 3 में तो जो पहला लेसन है प्लांट वाटर रिलेशन, इसको 5 मार्क दिया है विदाउट ऑप्शन एंड विथ ऑप्शन 7 मार्क. 5 without option and with option 7 mark. Next, plant growth and mineral nutrition, 5 and 7. Same, 5 and 7. तो दोनों प्लांट वाला जो है वो 5 and 7 is. अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक जो जूलॉजी का पार्ट है, दैट इज रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन. सबसे ज्यादा मार्क है उसको, 7 मार्क है विदाउट ऑप्शन एंड 10 मार्क विथ ऑप्शन. 7 and 10. सो आपको समझ जाना चाहिए कि ये लेसन आपको अच्छे से पढ़ना है.
रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन 7 एंड 10, 7 आएगा ही विदाउट ऑप्शन और ऑप्शन के साथ 10 मार्क का आएगा। नेक्स्ट जो हम लेसन पढ़ रहे हैं दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, अगेन इट हैज हाईएस्ट वेटेज, it is 8 and 11, without option 8 mark, with option 11 mark. नेक्स्ट जो ग्रे कलर में है, somewhat like that only color, so 10 11 and 12 are been said to be the unit 4, 10 11 12 unit 4 है, जिसमें से ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज को दिया है 3 मार्क विदाउट ऑप्शन एंड 4 मार्क विथ ऑप्शन, 3 मार्क विदाउट ऑप्शन एंड 4 मार्क विथ ऑप्शन। इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि इसी से एमसीक्यू और 1 मार्क आएंगे, लॉन्ग आंसर तो इसमें से नहीं आने वाला है। और वैसे भी आजकल आपको लॉन्ग आंसर तो 4 ही मार्क का है, so it can fit in all the categories, 1 mark 2 mark 3 mark. Enhancement of food production 4 and 6 marks, without option is 4 and with option is 6. Biotechnology 5 and 7, without option 5 and with option 7. Now the last unit again which has been given in pink color, unit 5, 13 14 and 15 lesson is from unit 5. ये पूरे यूनिट को 3 and 4 है, and population 3 and 4, ecosystem 3 and 4, biodiversity 3 and 4. विदाउट ऑप्शन 3 मार्क का आएगा एंड विद ऑप्शन 4 मार्क का आएगा। So your total paper will be of 70 mark and with option if we calculate it will be 98 marks. Yes. चलो किसी को कुछ डाउट है?